Hello everyone, in this video we will discuss chapter 2 that is microorganisms friend and foe part 2. Part 1 में हमने पढ़ा था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं वो और डिफरेंट ग्रुप्स क्या क्या हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के. फर्स्ट ग्रुप था बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गे, फिफ्थ वायरसेस. माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमंस के लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी. ओके, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स में. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जिसमें फर्स्ट है दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. कर्ड, ब्रेड और केक की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स. सेकेंड, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ओके, अल्कोहल की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, they are also used in the preparation of medicines. okay, medicines की preparation में भी use होते हैं microorganisms. they are also used to increase soil fertility by fixing nitrogen. okay, कुछ ऐसे microorganisms होते हैं जो soil की fertility को increase करते हैं by fixing nitrogen. they are also used in cleaning up of the environment. और कुछ microorganisms क्या करते हैं, हमारे environment को क्लीन करते हैं. अब हम ये सारे यूजेस वन बाय वन देखेंगे. सो फर्स्ट हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड. कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ओके, कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके, लैक्टोबैसिलस. लैक्टो नेम किस लिए है, क्योंकि ये जो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज शुगर या फिर इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. ओके, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड. जो इस बैक्टीरिया की शेप है वो रॉड शेप्ड होती है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस. ओके, अब हम देखेंगे कि मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन होता कैसे है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. हम क्या करते हैं, वार्म मिल्क लेते हैं, वार्म मिल्क में हम क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं. ओके, इस कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है. ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, जो मिल्क में लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. ओके, लैक्टिक एसिड नाम से पता लग रहा है कि एसिडिक नेचर होता है, इसलिए दही क्या होता है, थोड़ा खट्टा होता है. ओके, एसिडिक कैरेक्टर के कारण वो थोड़ा खट्टा हो जाता है कर्ड. ओके, तो इस तरह से लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़ एंड पिकल्स. कुछ बैक्टीरिया चीज़ और पिकल्स बनाने में भी हेल्प करते हैं. ओके, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. ओके, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करते हैं, राइस, इडलीज और डोसा बैटर में फर्मेंटेशन करते हैं. फर्मेंटेशन से क्या होता है, ये जो भी बैटर है वो क्या होता है, फ्लफ़ी होता है, सॉफ्ट होता है. ओके, इडलीज भी हमारी इसलिए सॉफ्ट बनती है. फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड. टेक हाफ kg फ्लावर, आटा और मैदा. आपको हाफ kg आटा या मैदा लेना है. ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर. उसमें थोड़ी शुगर ऐड करनी है और वार्म वाटर ऐड करना है. ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ईस्ट पाउडर डालना है और उसको सॉफ्ट डो बनाना है उसका. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व after 2 hours? Did you find the dough rising?
अब आपको उसको 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद उसको आप देखेंगे तो क्या होगा, जो डो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, राइज कर जाएगा। जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, मैदा लिया है, मैदे के अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड किया, वार्म वाटर ऐड किया और थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ऐड किया, उसके बाद उसका सॉफ्ट डो बना लिया। फिर 2 घंटे बाद जब उसको देखा तो कैसा दिख रहा था वो, ये देखो नीचे लिखा है रेज्ड मैदा, रेज्ड मतलब ऊपर आया हुआ। ओके, जो मैदा है वो थोड़ा फ्लफ़ी दिख रहा होगा। ओके, अब ये फ्लफ़ी हुआ कैसे? ईस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. ओके, ईस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन में। जैसे हम भी रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन में। ओके, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज़ होती है वो क्या होता है, जो आपका मैदा है उसके अंदर फिल हो जाती है, डो के अंदर फिल हो जाती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसी तरीके से बेकिंग इंडस्ट्री क्या करती है, ब्रेड बनाती है, पेस्ट्रीज बनाती है, केक्स बनाती है। ओके, अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कैसे हुई? ईस्ट क्या करता है, जो आपने शुगर ऐड करी मैदे में, ठीक है, उस शुगर से क्या करता है ईस्ट, उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। अब जो ये अल्कोहल बनती है वो तो क्या है, इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डो के अंदर फिल हो जाती है। इसके कारण डो क्या है, फ्लफ़ी फूला हुआ दिखता है। ओके, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में हेल्प करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ईस्ट। ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, ईस्ट को नेचुरल शुगर्स जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं जैसे बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूसेस, ठीक है, उनके अंदर क्या करते हैं, ईस्ट को ग्रो करते हैं। ओके, किस किस में, बार्ले, व्हीट, राइस या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस। इनमें क्या है, इन सब में शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जो ये नेचुरल शुगर्स हैं इनको ईस्ट क्या करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है अल्कोहल की, वाइन की और एसिटिक एसिड की, वो ईस्ट की हेल्प से करते हैं। ओके, ऑन अ लार्ज स्केल। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू कि ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करता है। ओके, यही कन्वर्जन जो शुगर से अल्कोहल बनता है ये लार्ज इंडस्ट्रीज़ में बड़े स्केल पे कैसे किया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में होता है। ओके, तो हम ये एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। 500 ml का बीकर लेना है, उसको 3/4 वाटर से फिल करना है। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। 2 से 3 चम्मच उसमें शुगर डिज़ोल्व करनी है। Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. उसके बाद आपको हाफ स्पून ईस्ट पाउडर का ऐड करना है। ओके, शुगर सोल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours. ओके, उसके बाद उसको वार्म प्लेस पे, वार्म टेम्परेचर पे आपको 4 से 5 घंटे उस बीकर को रखना है। ओके, नाउ स्मेल द सोल्यूशन। कैन यू गेट अ स्मेल? उसके बाद उस सोल्यूशन को आपको स्मेल करके देखना है, सूंघ के देखना है। ओके, आपको कैसी स्मेल आती है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। आपको क्या होगा, एल्कोहल की स्मेल आएगी।
ना, खट्टी खट्टी स्मेल आएगी, अल्कोहल की स्मेल आएगी। ये क्यों आएगी? क्योंकि जो ईस्ट है उसने क्या किया, जो आपने शुगर डिज़ोल्व की थी उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को, जिसके अंदर शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन कन्वर्ट कर रहा है? ईस्ट। और ये फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? लुई पास्टर ने। ओके, लुई पास्टर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन 1857 में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिन्स में कैसे यूज़ होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. Okay? आप कई बार जब बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं आपको? कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस। ओके, इंजेक्शन जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। ओके, The source of these medicines is microorganisms. ये जो सब मेडिसिन्स हैं ये किससे बनी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो सोर्स है इन मेडिसिन्स का वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. ये मेडिसिन्स क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें। ओके, और जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स किल करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ओके, दे आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, ओके, बायोटिक्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो काम करती है मेडिसिन्स, उनको हम क्या बोल देते हैं? एंटीबायोटिक्स। ओके, तो मेडिसिन्स भी किससे बनी हुई है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये क्या करती हैं मेडिसिन्स? जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारी बॉडी में उनको किल करती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। ओके, अब हम देखेंगे जो ये एंटीबायोटिक्स हैं वो हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनते हैं उसके ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज़ मेड फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम। ओके, हमने पढ़ा था फंजाई का एग्जाम्पल था पेनिसिलियम, उससे कौन सा एंटीबायोटिक बनता है? पेनिसिलिन। ओके, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। ओके, एंटीबायोटिक हम कैसे बनाते हैं? एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? बहुत सारी डिजीजेज के लिए क्योर होता है। ओके, उस एंटीबायोटिक से हम बहुत सारी डिजीजेज क्योर कर सकते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। हम क्या करते हैं? जो एंटीबायोटिक्स है उसको जो जानवर हैं उनके फीड में, उनके खाने में भी मिलाते हैं। ओके, जैसे गाय वगैरह के चारे में, है ना, जो हैन पालते हैं वो अपने जो खाना देते हैं उनको, हैन को, उसके अंदर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स मिक्स करते हैं ताकि जो जानवर हैं उनको माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन होता है वो ना हो। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। इवन एंटीबायोटिक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्लांट डिजीजेस प्रिवेंट करने में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है।
ओके। तो हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करती हैं, या तो किल कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ओके। एंटीबायोटिक्स के हमने एग्जाम्पल देखे थे। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से बनती हैं जिनके एग्जाम्पल्स थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। और कुछ एंटीबायोटिक्स फंजाई से बनती है, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। अब ये जो सब एंटीबायोटिक्स हैं वो किसको किल करती हैं? एंटीबायोटिक्स बेसिकली बैक्टीरिया, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करती है हमारी बॉडी में। वायरसेस को नहीं किल करती, फंजाई को नहीं किल करती। ओके। ये सारी एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको किल करती है हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स। ओके। अब जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर कैसे हुई वो हम देखेंगे। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. 1929 में Alexander Fleming क्या कर रहे थे? डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, उसके कल्चर पे। कल्चर मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको ग्रो कर रहे थे। Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. तो जिस प्लेट में वो कल्चर कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया को, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को, उन्होंने क्या देखा? उस कल्चर प्लेट में ग्रीन मोल्ड, हरे कलर के छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट है। वो स्पोर्स, वो मोल्ड क्या थे? फंजाई था। ओके। पेनिसिलियम हमने पढ़ा था, पेनिसिलियम फंजाई। ओके। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने क्या देखा कि जहाँ जहाँ वो ग्रीन मोल्ड थे उसके आसपास क्या हुआ, जो एरिया है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रीन मोल्ड जहाँ जहाँ था उसके आसपास का जो एरिया है, मतलब जो बैक्टीरिया थे वो क्या थे? क्लीन हो गए या फिर किल हो गए। ओके। तो वहाँ पे जो एरिया है वो देखो आप क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लीन हो गया, मतलब वहाँ से उसने क्या कर दिया है, बैक्टीरिया को किल कर दिया है। सो ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। In fact, it also killed many of these bacteria. मोल्ड ने क्या किया था? बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया था। From this, the mold penicillin was prepared. उस मोल्ड से फिर क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाया। ओके। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना। ओके। तो ऐसे पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसी की एडवाइस पे हमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जितने दिन के लिए डॉक्टर ने बोला है उतने दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ना ही ज़्यादा दिनों तक, ना ही कम। ओके। Antibiotics, when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर एंटीबायोटिक्स आपको ज़रूरत नहीं है या फिर आपने रॉन्ग डोजेज़ लिए हैं, ज़्यादा ले ली डोजेज़, ओके, तो क्या होता है, जो ड्रग है, जो एंटीबायोटिक है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंट हो जाते हैं इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ओके। तो आपको एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए। ओके। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर आप अननेसेसरीली ले रहे हैं ये एंटीबायोटिक्स, पहला तो क्या होगा, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनको आदत पड़ जाएगी इन एंटीबायोटिक्स की। तो जब आप फ्यूचर में ये एंटीबायोटिक्स लोगे तो उन पर कोई असर नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी गट में गट बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स क्या करता है? किल कर देगा। ओके। अगर आपने अननेसेसरीली लिया तो ओके। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। हेल्दी बैक्टीरिया जैसे आपने देखा था कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। ओके। तो वो क्या रहता है? हेल्दी बैक्टीरिया रहता है आपकी गट में। ओके। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे कोल्ड हो जाता है आपको या फ्लू हो जाता है, ओके, जैसे आप कभी बोलते हो कि वायरल फीवर हुआ है,
वो वायरसेस के कारण होता है, ओके, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, तो या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण नहीं होता, तो इसलिए उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, ओके, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन वैक्सीन। वैक्सीन कैसे बनती है ये हम डिटेल में देखेंगे। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, ओके। ये एंटीबॉडीज़ नेचुरली बनती है हमारी बॉडी में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, और ये एंटीबॉडीज़ हमेशा बॉडी के अंदर रहती है, ओके। अब जब कभी भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो ये एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में, तो ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं और उनको डिजीज़ नहीं करने देती, ओके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन, ओके। कैसे रिमेंबर करती है बॉडी कि हमें इस माइक्रोब से फाइट करना है, लड़ना है। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आता है आपकी बॉडी में तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। इस तरह से बॉडी याद रखती है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी यूज़ करनी है, ओके। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. इसी तरह से वैक्सीन वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मरा हुआ या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, हेल्दी बॉडी में डालते हैं। अब ये जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कोई डिजीज़ नहीं कॉज करते बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी को ट्रिगर करते हैं क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडीज़ टू किल दीज इन्वेडिंग बैक्टीरिया। वैसे भी डेड होते हैं और वीकेंड होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं इनके अगेंस्ट, इनको किल करने के लिए, ओके। और जब ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो ये हमेशा हमारी बॉडी में रहते हैं, ठीक है। अब जब दोबारा से जब जो अलाइव या फिर जो रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो फिर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ उनको किल कर देते हैं, ओके। दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क्स। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। तो वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन क्या होता है, डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ओके। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, कॉलरा मतलब हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा, टीबी जिसमें लंग्स ख़राब हो जाते हैं, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स, चेचक एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर आपका डैमेज हो जाता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ओके। तो ये सब डिजीज़ेस के अगेंस्ट हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, आप पहले वैक्सीन दे देते हैं, उसके बाद कभी भी ये डिज़ीज़ आपको नहीं होती। लेकिन एंटीबायोटिक्स क्या थे, आपको डिज़ीज़ हो जाती है उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। वैक्सीन में क्या होता है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इन्फेक्ट करेगा वो किल हो जाएगा, तो आपको वो डिज़ीज़ होगी ही नहीं। तो ऑलरेडी आपको आपकी बॉडी को इम्यून किया जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को सही किया जाता है कि आपको वो डिज़ीज़ हो ही ना, ठीक है। तो ये सब डिजीज़ेस किससे प्रिवेंट की जा सकती हैं, वैक्सीनेशन से, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैक्सीन के। फर्स्ट, पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो आपने सुना होगा ना, पोलियो, पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है, ओके। तो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो पोलियो वायरस है, डेड पोलियो वायरस या फिर वीकेंड पोलियो वायरस हम बॉडी में डालते हैं बच्चों की, ओके। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट। अब जब भी ये पोलियो वायरस कभी इन्फेक्ट करता भी है बॉडी को, है ना, तो ये वैक्सीन क्या करती है,
ये वैक्सीन ने जो एंटीबॉडीज़ बनाए हैं वो एंटीबॉडीज़ इस पोलियो वायरस को क्या करती है, किल कर देती है। ओके, तो ये आपने देखा होगा कि 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को ये पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ओके, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फिर स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, चेचक, वो भी क्या था, उसको भी कैसे ट्रीट किया जाता है, वैक्सीन से। ओके, वैक्सीन देते हैं हम स्मॉल पॉक्स की। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप बहुत सारे आपके मम्मी पापा के या फिर आपके अपने हाथ पे देखा होगा कि इस तरह का निशान होता है, तो ये किसका है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का। ओके, जब आपको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी गई थी उस टाइम ऐसा, उसके बाद ऐसा निशान हो जाता है। ओके, एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for smallpox in 1798. Okay, these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल क्या है, बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही हैं जिससे हम ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। ओके, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, इसलिए ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स आ रही हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं इन डिजीजेस के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स किस में हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जैसा आपने पहले पढ़ा है 6th-7th में, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहता है और वहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सॉइल में मिक्स करता है। ओके, ये आपने देखा था। तो फर्स्ट एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। दीज बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, ये आपने पढ़ा था, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। इसका भी काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, सो सम बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Okay? इन जो ये बैक्टीरिया हैं दोनों, राइजोबियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल को एनरिच करते हैं नाइट्रोजन में। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो इन माइक्रोब्स को क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकली जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, नेक्स्ट यूज़ है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का, क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, हम एक एक्टिविटी से देखेंगे। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। 2 पॉट्स लेने हैं, दोनों पॉट को सॉइल से फिल करना है, हाफ फिल करना है। मार्क देम ए एंड बी। एक पॉट को मार्क करना है ए और दूसरे पॉट को बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। पॉट ए के अंदर आपको क्या करना है, प्लांट वेस्ट लेना है, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स का वेस्ट लेना है, उसको पॉट ए में डालना है। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। पॉट बी में क्या करना है आपको, कोई भी पॉलीथीन बैग्स हों या फिर प्लास्टिक के टॉयज़ हो या ग्लास बॉटल्स हो, वो सब उसके अंदर डालना है पॉट बी में। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। पॉट्स को आप रख दो साइड में और उसको 3 से 4 वीक बाद उसको देखो। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आपको क्या दिखेगा, जो प्लांट वेस्ट था, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का वेस्ट था जो पॉट ए में, वो क्या होगा, डिकम्पोज हो चुका होगा। अब वो डिकम्पोज कैसे हुआ, सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू
मैन्योर, हमने पढ़ा है मैन्योर खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। हम मैन्योर बनाते भी कैसे थे, प्लांट के जो वेस्ट होता है जैसे वेजिटेबल वेस्ट या फिर फ्रूट वेस्ट, उसको हम क्या करते थे, एक पिट में डंप कर देते थे। कुछ दिन तक वो रहता था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, मैन्योर में। तो ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। ओके, अब जो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज़ होते हैं, क्योंकि आपके वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाता है प्लांट वेस्ट तो क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं और प्लांट क्या कर सकता है, वापस इन न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ओके, सॉइल से। इन पॉट बी में आप क्या देखोगे, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और उसको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करते। ओके, इन पॉट बी द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो माइक्रोब्स हैं वो पॉट बी में एक्ट नहीं करेंगे और उसको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स, डिकेइंग प्लांट्स, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स ग्राउंड पे पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखते हो जैसे कोई जानवर मर जाता है या फिर कोई जो सड़े हुए प्लांट्स होते हैं वो सब क्या है, थोड़े दिनों में डिसअपियर हो जाते हैं। वो कैसे डिसअपियर होते हैं, दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। ओके, these substances are again used by other plants and animals. ओके, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल में वापस मिक्स हो गए, वो वापस कौन यूज़ करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो इससे क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन। ओके, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, ईस्ट। पढ़ा था हमने, ईस्ट क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सो अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसके प्रोडक्शन में यूज होता है ईस्ट, अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है, हमने पढ़ा था, 3 एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसमें कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 2 और कौन कौन से थे, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, किसके कारण राइज होता है ब्रेड या फिर इडली डो, ईस्ट के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। आपको 10 लाइन्स लिखनी है यूजफुलनेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो हमने अभी डिस्कस किया है किस किस में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ ब्रेड और चीज़ की और पिकल्स की फॉर्मेशन में। एक हमने पढ़ा था इडली और डोसा की फॉर्मेशन में। फिर एज एन एंटीबायोटिक, ओके, और वैक्सीन्स में यूज़ होते हैं।
फिर हमने देखा था कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ओके, और मेन्योर भी बनाते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और क्या बनाते हैं, मेन्योर। इस तरह से आपको कोई भी 10 लाइन्स लिखनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़फुलनेस पे, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक्स क्या है, मैंने आपको बताया था। एंटीबायोटिक्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए हमें एंटीबायोटिक लेते टाइम, बताया था आपको कि एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पे ही लेनी चाहिए, जितनी डोज में बोली जाए उतना ही लेना चाहिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए अननेसेसरीली, उससे क्या होता है, बॉडी हमारी रेजिस्टेंट हो जाती है, जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और हमारे जो गट बैक्टीरिया या यूज़फुल बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ओके। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, रीड द चैप्टर फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। थैंक यू।